हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपी टेट का पेपर जो 28 नवंबर था लेकिन कैंसिल कर दिया गया था, उसमें लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ताकि जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर कर सके और देख सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चंस देखने से पहले ये बता दूं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यूपी टेट के पेपर में क्या चीज है। लैंग्वेज 1 है हिंदी, जो फिक्स है। लैंग्वेज 1 के लिए आपको ऑप्शन का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ हिंदी फिक्स है। हिंदी के ही क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज 1 में दिए जाएंगे। लैंग्वेज 2 के लिए 3 लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहले इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर संस्कृत। इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लैंग्वेज 2 में चूज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उसके बेसिस पे आपकी मार्किंग की जाएगी। अब हम देखते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था बोना का तत्सम क्या होता है। बोना एक तद्भव शब्द है, इसका हमें तत्सम बताना यानी संस्कृत वर्ड बताना है कि क्या होगा। बोना का तत्सम होगा वामन। वामन मतलब होता है बोना। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होता है। धूमकेतु का पर्यायवाची होता है अग्नि। प्रश्न नंबर 3 है, कफन कहानी के लेखक कौन थे। कफन लिखी गई थी प्रेमचंद्र के द्वारा। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हमें कर्म नहीं पता कि कर्म क्या है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 5 है, उससे बैठा नहीं जाता। इसमें कौन सा वाच्य है। भाववाच्य, कर्मवाच्य या कृतवाच्य। इसमें है भाववाच्य। भाववाच्य होता है जिसमें हम कुछ कर सकने की या ना कर सकने की बात की जाती है। जहाँ हम कोई काम कर सकते हैं, जैसे महसूस कर सकते हैं या खा सकते हैं, वहां बात आती है भाववाच्य की। तो इस वाक्य में उससे बैठा नहीं जाता यानी कि वो बैठ नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे है भाववाच्य। छठा प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें कौन सा अव्यय है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें अव्यय है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया हमें बताई गई है यानी कि पढ़ना, इसका विशेषण है धीरे धीरे, तो इसलिए इसमें जो अव्यय है वह है क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, तेजाब कौन सी संज्ञा है। तेजाब है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक यानी कि जिसमें हम किसी चीज की, सामान की बात करते हैं। तो तेजाब एक चीज है, सामान है, वस्तु है, इसलिए ये द्रव्यवाचक है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। इसमें हमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। इसमें है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन, मान्हु सुरसरित विमल जल उद्यात युगमीन। इस पंक्ति में भी हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें हमें कैसे पता चला कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस किसी पंक्ति में, वाक्य में मानहू, जानहू, मानो, जैसो ऐसे शब्द आ जाएं जहां हम एक वस्तु का, एक व्यक्ति का किसी के साथ तुलना करते हैं, जिसमें जैसे, मानो, मानहू ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसा ही अगला प्रश्न है, जिसमें है फूले खास सकल मही हाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ियाई। इसमें जनु, जनु मतलब होता है जैसा। इसमें बिल्कुल वही अलंकार है जो पिछले प्रश्न में था, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये हमें इस शब्द से पता चला कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जनु जिसका अर्थ होता है जैसे, इसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जिस किसी पंक्ति में आपको जैसे, मानहू, जनु, जानो, मानो ऐसे शब्द मिल जाएं जिसका अर्थ होता है जैसे, उसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो व कहाँ से निकलता है। ये निकलता है दंतोष्ठ्य से। दंतोष्ठ्य मतलब जहाँ दांत और होठ दोनों मिलकर कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं, उन शब्दों का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ्य। जब आप व और फ बोलेंगे तो आपके दांत और होठ दोनों आपस में मिलेंगे और तब जाके आप व और फ वाले अक्षर बोल पाएंगे। अगला प्रश्न है, अग्नि, इसका हमें विशेषण बताना है, क्या होगा। अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय। अग्नि है संज्ञा और इसका विशेषण होगा आग्नेय। हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में हमें बताना है कि कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। देखिए, मैंने यहाँ कारक का एक पूरा टेबल आपके सामने लगाया है, दिखाया है। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा कारक है और उसका क्या चिन्ह है। जैसे कर्ता कारक है, उसका चिन्ह होता है ने। ऐसे कर्म का होता है को, करण,
से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, जब हम से की बात करते हैं अलग होने के लिए तब आता है अपादान। संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, इस तरीके से ही चिन्ह बनाए गए हैं कारकों के लिए। इस तरीके से जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार कारक होता है। तो यहाँ पे जो वाक्य है, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि गंगा हिमालय से अलग हो रही है। और जब हम अलग होने की बात करते हैं तो वहां पे कारक होता है अपादान। तो इसका मतलब यहाँ पे कारक हुआ अपादान। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, इसमें है नाव जल में तैरती है। इसमें कौन सा कारक है हमें यह बताना है। जल में तैरती है, में के लिए प्रयोग होता है अधिकरण, तो इसका मतलब यहाँ पे कारक हुआ अधिकरण। अगला प्रश्न है महेंद्र, इसका हमें संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। इसका संधि विच्छेद होगा महा जमा इंद्र। महा जमा इंद्र का जब हम संधि करेंगे तो वो बनेगा महेंद्र। यह है गुण संधि। गुण संधि में आ की मात्रा और ई की मात्रा ये दोनों मिलके छोटे ए की मात्रा बनाते हैं, ये होता है गुण संधि। अगला है शेर को सवा शेर, ये एक लोकोक्ति है, बहुत मशहूर लोकोक्ति है। इसका अर्थ हमें बताना है कि क्या होगा। इसका अर्थ होगा एक से बढ़कर दूसरा, यानी कि एक कोई काम करता है तो दूसरा उससे बढ़कर काम करता है, उसका अर्थ होता है शेर को सवा शेर। अगला प्रश्न है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए एक शब्द होगा वो भुक्षा, यानी कि जिसको खाने की इच्छा है उसे हम वो भुक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, यानी जब बच्चों को नर्सरी में पढ़ाया जाता है उसकी पद्धति किंडरगार्टन पद्धति। इसके जन्मदाता कौन थे। इसके जन्मदाता थे यानी कि जिन्होंने किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का निर्माण किया वो थे फ्रोबेल। फ्रोबेल ने ही इसका आइडिया निकाला कि किस तरीके से किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रवर, हमें इसका विलोम शब्द बताना है क्या होगा। प्रवर का विलोम शब्द होगा अवर। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। उपचारात्मक मतलब कि जब बच्चों को हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं, कुछ पढ़ाने के बाद जब हमें पता चलता है कि बच्चा इस विषय में कमजोर रह गया है, उसके बाद जब हम उसको उस विषय के लिए एक अलग से कक्षा देते हैं, क्लास देते हैं, वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यहाँ पे हम व्यक्तिगत यानी कि बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनली उसको शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, शिक्षा देते हैं उस विषय की जिसमें वो कमजोर है। व्यक्तिगत प्रक्रिया का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जूठन। जूठन एक आत्मकथा है, इसके लेखक हमें बताना है कौन है। इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन नाम की आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना, ये एक मुहावरा है, इसका हमें अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है बहकाना, यानी किसी को अच्छी अच्छी बातें कहकर अपने वश में करना, उसे बहकाना, उसे कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। अगला प्रश्न है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जब व्यक्ति ने काम कर लिया और उसको तुरंत खत्म करके ही दूसरे काम में लग गया तो पहली वाली क्रिया क्या कहलाएगी। पहली वाली क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, वह नहा कर खाना खाने चला गया, तो यहाँ नहा कर जो मैंने क्रिया का इस्तेमाल किया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये दो अलग अलग रचनाएं हैं, हमें बताना है कि ये दोनों रचनाएं किसने की है। ये रचनाएं की है धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती द्वारा ये दोनों रचनाएं की गई है। अगला प्रश्न है घर, पहाड़ और नदियां, ये संज्ञा के किस भेद में आएंगे। ये आएंगे जातिवाचक में। अगला प्रश्न है उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ किस सर्वनाम का बोधक है, यानी सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। कुछ है अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें किस चीज की बात की गई है, हमें बस ये पता है कि कुछ नहीं खाया। यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है कि किसकी बात की जा रही है, इसलिए यह है अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है निगमन प्रणाली प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। निगमन प्रणाली में क्या होता है, पहले हम बच्चे को नियम बताते हैं, नियम के आधार पर हम उन्हें उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण के आधार पर हम उन्हें बताते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। तो निगमन प्रणाली होती है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में।
यानी कि जब हम बच्चों को व्याकरण सिखाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, ऐसे विषय हम उनको पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले नियम बताते हैं, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, फिर उसके आधार पर हम उन्हें उदाहरण देते हैं। इसलिए निगमन प्रणाली ज्यादातर व्याकरण शिक्षण प्रणाली में इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न है, आपका तत्सम क्या होगा? आप एक तद्भव शब्द है, हमें इसका तत्सम बताना है। तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा आत्मा। 28 प्रश्न हमने हिंदी के देख लिए हैं जो 28 नवंबर के पेपर में पूछे गए थे। बाकी के 2 प्रश्न एक अनुच्छेद के आधार पर आए थे। क्योंकि हर पेपर में अनुच्छेद अलग अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे अनुच्छेद नहीं लिया गया है। हर पेपर में अलग अनुच्छेद आता है। इसका मतलब 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो अनुच्छेद के आधार पर होंगे। इस तरीके से हमने देखा है कि हिंदी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से अधिकतर प्रश्न व्याकरण के आधार पर है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य इस तरीके के प्रश्न पे पूछा गया है। और सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं अलंकार पे। इसका मतलब अलंकार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे ध्यान देने की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे 28 नवंबर के पेपर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे दिल्ली बाइट्स कनिका इंस्टाग्राम में जाकर इसे टाइप करके आप मुझे वहां ढूंढ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और यूपी टेट, सी टेट, डीएसएसबी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, केवीएस, एनवीएस, किसी से भी रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, आप मुझे वहां पर जाके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टीचर एजुकेशन रिसोर्स जो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेने के लिए। टीचर एजुकेशन वैकेंसी, बीएड, केवीएस, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी से भी रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए उसे तुरंत पाने के लिए आप टीचर एजुकेशन रिसोर्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, ये तो एक फ्रेज ही है, हमें पता है कि ये एक फ्रेज है, तो इसका आंसर है व्हाइल। प्लीज सिट डाउन का हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है, क्या होगा? इसका होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। जब हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हमें ऑब्वियसली पता होता है कि हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो उसका हम सब्जेक्ट बना के यहाँ पे यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें नीचे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, ये वाला इसमें करेक्ट है। ऑल्दो यहाँ पे ब्रेड और मिल्क 2 अलग अलग चीजों की बात की गई है, लेकिन ये एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ इसे सिंगल यूनिट में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डीप एंड कीप, ऑब्वियसली राइमिंग वर्ड्स है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे कहते हैं आईसीटी। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन दोनों टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो ये जो अलग अलग दी गई है ये दोनों यहाँ पे कंबाइंड बात की जाती है। ये जो सेंटेंस दिया गया है जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो, ये कौन सी टेंस में है? यह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे विल और लीविंग यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी यूज किया गया है। जहां विल और बी और सब्जेक्ट प्लस आईएनजी यूज किया जाता है वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और साथ साथ उसमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस भी होता है। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है, रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्ड मैन, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें रवि डिड नॉट लाइक ये कंप्लीट सेंटेंस है और दैट बियर्ड मैन ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और इसको एक डिपेंडेंट क्लॉज कहा जा सकता है क्योंकि इसे एक सेंटेंस चाहिए अपने आप को पूरा करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फुली कैरीड अ सूटकेस ऑन हिज हेड, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, इसमें से हमें सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट है द ब्यूटीफुल रेनबो, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो है वर्ब, वर्ब से पहले के जितने वर्ड्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट। रघु इज अ वन आइड मैन, ऑल्दो यहाँ ओ लिखा हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वन होता है, इसलिए यहाँ पे अ आएगा। रघु इज अ वन आइड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ हमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा प्लूरल है। चाइल्ड, कैटल, सेक्शन, सॉल्यूशन। यहाँ पे जो कैटल वर्ड है ये प्लूरल है, बाकी सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस निकालने का 90% सेंटेंसेस में एक ऑप्शन होता है, हिंट होता है, वो होता है बाई, और बाई के साथ लगा हो एक सब्जेक्ट जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का काम करता हो वो होता है पैसिव वॉइस।
यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें लिखा है अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम यस्टरडे, ये एक पैसिव वॉइस है। यहाँ पे बाय भी आ गया और यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो भी आ गया, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर ही इज सॉरी नॉर हिज फादर। नीदर के साथ नॉर आता है, जब दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा होता तब नीदर और नॉर। डिक्शनरी को प्लूरल बनाने के लिए उसमें आईएस लगाएंगे तो वो बन जाएगा डिक्शनरीज, और डिक्शनरीज प्लूरल वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एग्जाम रिजल्ट यस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। इजी, यहाँ पे ई लिखा हुआ है लेकिन ई का प्रोनाउंसिएशन यू में आएगा, इसलिए यहाँ पे ए लिखेंगे। यस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। गंगा क्योंकि ये एक रिवर का नाम है इसलिए यहाँ द आएगा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक। एल्स मतलब होता है अदरवाइज, जल्दी चलो वरना ओवरटेक नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ एल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, यानी कि दोनों में आएगा द राजधानी एक्सप्रेस एंड द फास्टेस्ट ट्रेन। हमें ये बताना है कि इन चार वर्ड्स के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगाया जाए। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, इमोर्टल और इमूवेबल। इम एक ऐसा प्रीफिक्स है जो इन चारों के साथ यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे चार वर्ड्स दिए गए, इनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ह्यूमैनिटी। प्लूरल ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का प्लूरल होता है मैक्सिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमेंटो, मेमेंटो का प्लूरल होगा मेमेंटोज, ई एस यहाँ पे लग जाएगा तो ये बन जाएगा मोमेंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें बताना कि इनमें से कौन सा प्लूरल है। एलुमनाई इज प्लूरल, इसका सिंगुलर होगा एलुमनस। यहाँ हमें 24 क्वेश्चन देख लिए हैं, बचे हुए 6 क्वेश्चन वो थे पैराग्राफ और पोएम पर बेस, क्योंकि हर पेपर में पोएम और पैराग्राफ अलग अलग आते हैं इसलिए उनको यहाँ कवर नहीं किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जो मैंने आपको पिछले लिंक्स बताए थे उनको आप टाइप करके भी आप हमें वहां सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। Thank you and have a nice day. Stay blessed. Stay tuned.